हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडपॉट बायो। दिस इज योर शिवानी मैम। सो गाइस, आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चंस प्रैक्टिस फ्रॉम योर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। अब ये चैप्टर बच्चा आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके, तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस आई होप आप लोगों को सुपर इजी लगने वाला है। तो सारे क्वेश्चंस को आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना है। एंड इस चैप्टर में क्वेश्चंस बिकॉज एनसीईआरटी में इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसके अलावा मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी अटैच किए हैं, लाइक जो आपके प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना है। तो देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का एक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेज द क्रिस्टल ऑफ बीटी टॉक्सिन। बीटी मतलब है यहाँ पे बैसिलस thuringiensis टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय सम बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है आपका? बैसिलस thuringiensis। डू नॉट किल द बैक्टीरिया themselves। वो बैक्टीरिया को खुद से, मतलब बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर वो टॉक्सिन सिक्रीट होता है, लेकिन वो बैक्टीरिया को कोई हार्म नहीं करता है, क्योंकि हमें पता है बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर एक इनएक्टिव फॉर्म में सिंथेसाइज होता है। अब बैक्टीरिया की बॉडी में इनएक्टिव फॉर्म है, तो बैक्टीरिया की बॉडी को तो कोई इन्फेक्शन नहीं करेगा। सिर्फ ये एक्टिवेट कब होता था? ये एक्टिवेट होता था जब इसको क्या मिलता था? एक एल्कलाइन मीडियम मिलता था। एल्कलाइन मीडियम में ये आपका एक्टिवेट हो जाता था। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ हमारा? क्वेश्चन द करेक्ट ऑप्शन इज सी आ रहा है। टॉक्सिन जो है हमारे यहाँ पे वो इनएक्टिव फॉर्म में। सेकेंड क्वेश्चन देखो, व्हाट आर ट्रांसजीनिक बैक्टीरिया। ट्रांसजीनिक बैक्टीरिया क्या होता है? ट्रांसजीनिक मतलब हमने उनके जेनेटिक मटेरियल के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस किए हैं। तो वो बैक्टीरिया जिनके डीएनए के अंदर हमने कोई ना कोई मैनिपुलेशंस किया है और उनकी बॉडी के अंदर एक फॉरेन डीएनए को एंटर करा दिया, तो उस बैक्टीरिया को हम बोलेंगे ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। और यही बैक्टीरिया या फिर दीज माइक्रोब्स आर हेल्पफुल फॉर प्रोड्यूसिंग इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल्स, जैसे कि अल्कोहल हो गया, एंजाइम्स हो गया, स्टेरॉइड्स हो गए, एंटीबायोटिक्स हो गए। इन सबको बनाने में हेल्प करते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल दे सकते हैं बैसिलस thuringiensis का भी यहाँ पे। क्लियर? तो हमारे सेकेंड क्वेश्चन तक। अब नेक्स्ट आता है थर्ड क्वेश्चन। अब देखो बच्चों, थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। हम क्या कर रहे हैं? अपनी क्रॉप्स को मॉडिफाई कर रहे हैं। अब क्रॉप्स के अंदर मॉडिफिकेशन कैसे कैसे हो सकता है? या तो हम क्या कर रहे थे, क्रॉप के अंदर उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ा रहे थे, जो हम लोगों ने गोल्डन राइस में देखा था। या फिर हम अपनी क्रॉप को पेस्ट रेजिस्टेंट बना रहे थे, कि हम उस पर कम से कम पेस्टिसाइड्स, कम से कम इंसेक्टिसाइड्स का यूज कर पाए, बिकॉज वो इंसेक्टिसाइड्स क्या करते थे? कहीं ना कहीं पॉल्यूशन कोज करते थे। तो अब हमें ये बताना है कि हम जो क्रॉप्स को मॉडिफाई किए जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, उसके कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले हम बताएंगे कि इसके एडवांटेजेस क्या है। तो पहला एडवांटेजेस है कि अगर हम अपने प्लांट को या हम अपनी क्रॉप को एक पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप बना देंगे, तो हम उस पर कम से कम केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज करेंगे, जो कि क्या करता है? पोल्यूशन करता है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन। इसके साथ साथ हम अपने प्लांट को एक रेजिस्टेंट बना सकते हैं अगेंस्ट एबायोटिक कंडीशन, या फिर एबायोटिक फैक्टर्स से अपने प्लांट को टॉलरेंट बना सकते हैं। या फिर हम बायोटिक फैक्टर्स पैथोजन से भी बना सकते हैं। ड्रोट हो गया, सैलिनिटी होगी, हीट बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है, तो इन सारी केसेस से अपने प्लांट को टॉलरेट हम बना सकते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज है प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्रीज लाइक फार्मास्यूटिकल्स। फार्मास्यूटिकल्स को हम एक रॉ मटेरियल बना के दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से हम किसी भी क्रॉप की न्यूट्रिशनल वैल्यू और उसकी यील्ड को बढ़ा सकते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो होती हैं, उनके जो ग्रोथ रेट होता है वो फास्टर होता है एज कंपेयर टू द नॉर्मल वन। अब आता है बच्चों डिसएडवांटेजेस में। क्या आएगा डिसएडवांटेजेस में? अगर हम किसी प्लांट को जेनेटिकली मॉडिफाई बना रहे हैं, तो उस प्लांट से, उस क्रॉप से आप लोगों को कोई एलर्जी या फिर कोई डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस भी हो सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने जो पेस्ट रेजिस्टेंट कैरेक्टर अपनी क्रॉप को दिया है, और उसी क्रॉप को जब आप डाइट में लेंगे, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? आपकी जो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट बैक्टीरियाज हैं, वो भी एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट अपनी इम्यूनिटी को डेवलप कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि सपोज करो आपने कोई पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप, कोई भी पेस्ट रेजिस्टेंट आपने टोमेटो खाया, ठीक है, टोमेटो या फिर पोटैटो, ब्रिंजल, कुछ भी आप लोगों ने यूज किया। अब उसके अंदर क्या है? उस क्रॉप के अंदर प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड के पास क्या होता है? प्लाज्मिड के पास आपका होता है
एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, तो इसका मतलब आपकी बॉडी के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन आ रहा है, और अगर वो जीन सपोज आपके इंटेस्टाइन में कोई बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया को मिल जाएगा तो बैक्टीरिया भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बन जाएगा। अब आप बैक्टीरिया को किल करने के लिए सेम टाइम पे आप एंटीबायोटिक्स का यूज कर रहे हो, तो क्या उस एंटीबायोटिक का कोई असर हो पाएगा आपके बैक्टीरिया के ऊपर? क्योंकि आपने जो फूड लिया, आपने जो न्यूट्रिशन लिया, उसकी हेल्प से आपने अपनी इंटेस्टाइन में ग्रो कर रहे बैक्टीरियाज को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बना दिया। आप कितनी भी एंटीबायोटिक्स खाते रहना, आपकी बॉडी के ऊपर जो जितने भी बैक्टीरियाज है उनकी डेथ नहीं होगी। नेक्स्ट आता है आपका रेजिस्टेंट जीन्स ट्रांसफर्ड बाय पॉलन टू द वीड्स में आल्सो बिकम रेजिस्टेंट टू पेस्ट। इसका मेनली आप ऐसे समझ सकते हो कि जो हम सेल्फ पॉलिनेशन मेथड होता है, सेल्फ पॉलिनेशन मेथड भी इससे अफेक्ट हो सकता है आपका। तो ये हमारे हुए कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट आर क्राई प्रोटीन? क्या होता है क्राई प्रोटीन? आपको पता है क्राई जीन जो प्रोटीन को कोड करता है, उसी प्रोटीन को हम बोलते हैं ना क्राई प्रोटीन। जो कौन बनाता है? आपका बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस को बनाता है। अब बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, ये क्राई प्रोटीन क्या करता है? जैसे ये क्राई प्रोटीन को हमने प्लांट की बॉडी, मतलब क्राई जीन को प्लांट बॉडी के अंदर ट्रांसफर किया, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उस प्लांट के अंदर वो प्रोटीन बनने लग जाएगा। अब ये प्रोटीन को जैसे कोई इंसेक्ट उस क्रॉप को, आपकी कॉटन प्लांट को सपोज अगर एग्जाम्पल लें, तो कॉटन को आके कोई बाइट करेगा, कॉटन को खाने की कोशिश करेगा, तो एक क्राई प्रोटीन चला जाएगा किसमें? इंसेक्ट की गट के अंदर। और इंसेक्ट की गट कैसी होती है? अल्कलाइन होती है, तो अल्कलाइन गट में वो इनएक्टिव से एक्टिव हो जाएगा, ऐसे इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा क्राई प्रोटीन, तो क्राई प्रोटीन एक ऐसा प्रोटीन होता है जो क्राई जीन कोड करता है और इंसेक्ट्स के लिए बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है, और बनता किसकी बॉडी के अंदर है? बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस की बॉडी। क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है नेम एन ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस इट। आपको उस ऑर्गेनिज्म का नाम बताना जो क्राई प्रोटीन, तो हमें क्राई प्रोटीन का पता है बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। हाउ हैज मैन एक्सप्लॉइटेड दिस प्रोटीन टू हिज बेनिफिट? मैंस ने इस प्रोटीन को कैसे यूज किया है अपने बेनिफिट के लिए, वो भी आप लोगों को पता है। बीटी कॉटन बनाया है, बीटी कॉर्न बनाया है, से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हम लोगों ने क्रॉप्स को बनाया है। इसमें हम क्रॉप्स को कैसे बनाते हैं? पेस्ट रेजिस्टेंट बनाता है। सिंपल ये क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज जीन थेरेपी एंड इलिस्ट्रेट यूजिंग द एग्जांपल ऑफ एडिनोसिन डीएमाइनेज डेफिशिएंसी। अब आपको पता है जीन थेरेपी में क्या होता है? जीन थेरेपी कैसा मेथड होता है जिसमें कि आप क्या करते हैं, किसी भी जीन को रिप्लेस करते हैं या कोई नया जीन बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कराते हैं। ये थेरेपी सबसे पहले 1900 में एक 4 ईयर ओल्ड गर्ल को दी गई थी जिसको था एडीए डेफिशिएंसी। अब उसकी बॉडी के अंदर एडीए एडिनोसिन डीएमाइनेज एंजाइम नहीं बन रहा था। अब एंजाइम को कोड कौन करता है? कोई एक जीन कोड करता है, तो इसका मतलब इस 4 ईयर ओल्ड गर्ल की बॉडी के अंदर वो जीन प्रेजेंट नहीं था। अब बात आती है ये एंजाइम क्या करता है? ये एंजाइम आपके इम्यून सिस्टम को ग्रो कराने में हेल्प करता है। अगर ये एंजाइम ही नहीं होगा तो आपका इम्यून सिस्टम भी ग्रो नहीं करेगा। तो हमने सबसे पहले क्या किया था, जो 4 ईयर ओल्ड गर्ल है उसकी बॉडी के अंदर से लिम्फोसाइट्स को निकाला, उनके अंदर एक हेल्दी जीन को ट्रांसफर किया और वापस से लिम्फोसाइट्स को उसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया था। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप सेम वे में इसको एक्सप्लेन कर सकते हो जैसे मैंने आप लोगों को लेक्चर्स के टाइम पे समझाया हुआ है। नेक्स्ट, diagrammatically represent the experimental steps in cloning and expressing a human gene into bacterium like E. coli। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लोनिंग प्रोसीजर, जीन क्लोनिंग वाला मेथड आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। क्या करना है आपको? एक ह्यूमन जीन एक्सप्रेस कर, कौन सा जीन? जो ग्रोथ हार्मोन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो जीन जो ग्रोथ हार्मोन को प्रोड्यूस करेगा, उस जीन को आपको निकालना है ह्यूमन सेल के अंदर से, उसको बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के साथ इंटरप्ट कराना है और उसको इकोलाई की बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर देना है और उसको कल्चर करा देना है। तो वही प्रोसेस आप लेंगे, आप एक ह्यूमन सेल ड्रॉ करेंगे, उसके अंदर से एक HGH जीन आइसोलेट करेंगे, फिर आपको एक बैक्टीरिया भी चाहिएगा जहाँ से आपने प्लाज्मिड लिया, दोनों पे जीन में भी और प्लाज्मिड दोनों में कट कराने के लिए सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आप यूज करेंगे, स्टिकी एंड्स बन जाएंगे, उनको ज्वाइन कराएंगे डीएनए लाइगेज से, या आपका बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, फिर इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इकोलाई की बॉडी के अंदर ट्रांसफर किया, सिंपल बन गया हमारा डायग्राम। ऐसे ही अगर एग्जाम में आता है क्वेश्चन तो आप एग्जैक्टली सेम वे में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू सजेस्ट अ मेथड टू रिमूव ऑयल फ्रॉम सीड्स बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड केमिस्ट्री ऑफ ऑयल। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। एक सीड है, उसके ऊपर से आपको ऑयल को रिमूव कराना है, कैसे रिमूव कराओगे? आप कोई बच्चे बोलेंगे हम उसको वॉश करा देंगे या फिर कुछ भी आप टिश्यू पेपर का यूज करें, लेकिन नहीं, हमें उसको जेनेटिकली कराना है।
अब हमें क्या अब तक जब भी कोई भी हम एप्लीकेशन देखते थे कि जैसे कि हम लोगों ने मेलेडोगाइन इनकोग्निशा देखा था कि वो टोबैको प्लांट की रूट को कैसे इन्फेक्ट कर रहा था, तो पहले हमने मेलेडोगाइन का मैकेनिज्म समझा था कि एग्जैक्टली वो पैरासाइट की तरह जो रह रहा है टोबैको प्लांट वो कैसे रह रहा है, के अंदर एक प्रोटीन बन रहा था। ऐसे यहाँ पे देखो, सोच के देखो कि एक प्लांट के अंदर जो सीड्स है, सीड्स बहुत ज्यादा ऑयली है, तो हम क्या करें उस प्लांट का मैकेनिज्म समझे, सीड बनने का प्रोसेस, कि आखिरकार सीड के अंदर वो कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है जो इसके ऊपर एक ऑयल की कोटिंग लगा दे रहा है। अगर मैं उस जीन को निकाल देंगे तो सीड्स के ऊपर ऑयली वाली कोटिंग नहीं बनेगी, राइट। तो यहाँ पे वही होगा, अगर आपको सीड्स के अंदर से ऑयल को रिमूव करना है तो जो ऑयल बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल था जीन, आपको उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसको वहां से रिमूव कराना पड़ेगा, एंड देन आप अपने प्लांट को बना सकते हैं, मतलब अपने सीड को बना सकते हैं ऑयल फ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट फ्रॉम इंटरनेट व्हाट इज गोल्डन राइस। अब इंटरनेट से सर्च करने की जरूरत थोड़ी ना, बच्चों को पता है गोल्डन राइस क्या होता है। गोल्डन राइस जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस होते हैं जिनके अंदर एक एक्स्ट्रा जीन इंट्रोड्यूस कराया हुआ हमने, जिसको बोलते हैं बीटा कैरोटीन जीन, जो बीटा कैरोटीन बनाने के लिए हेल्प करता है। और बीटा कैरोटीन जैसे ही जो भी गोल्डन राइस खाएगा उसकी बॉडी में बीटा कैरोटीन जाएगा, लीवर उस बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में कन्वर्ट कर देगा। ऐसे किसी भी इंडिविजुअल की हम विटामिन ए डेफिशिएंसी को ट्रीट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गोल्डन राइस। नॉर्मल राइस ना खिला के उसको गोल्डन राइस खिला देना जिसको भी विटामिन ए की डेफिशिएंसी। सिंपल। चलो आगे चलता, हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, डज आवर ब्लड हैव प्रोटीज एंड न्यूक्लियस। अब प्रोटीज आप लोगों को पता है क्या काम करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। न्यूक्लियस न्यूक्लिक एसिड्स को डाइजेस्ट करता है। अगर हमारे ब्लड के अंदर प्रोटीज होते तो प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं करते थे क्या, न्यूक्लियस होते तो सारे न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करते थे, इसलिए हमारे ब्लड के पास प्रोटीज न्यूक्लियस नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसल्ट इंटरनेट एंड फाइंड आउट हाउ टू मेक ओरली एक्टिव प्रोटीन फार्मास्यूटिकल्स। ओरली एक्टिव प्रोटीन मतलब एक ऐसी मेडिसिन जो प्रोटीन की बनी है, लेकिन उस प्रोटीन वाली मेडिसिन को आपको ओरली लेना है। जैसे कि हम लोगों को पता है इंसुलिन एक प्रोटीनियस मेडिसिन होती है, प्रोटीन फार्मास्यूटिकल्स होती है वो, लेकिन उसको कभी भी ओरली नहीं लिया जाता। क्यों नहीं लिया जाता ओरली, इसलिए नहीं लिया जाता बिकॉज हमारे स्टमक में प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होते हैं प्रोटीज, अगर हम उसको ओरली लेंगे तो वो डाइजेस्ट हो जाएगा। अब आपको पता करना है हाउ टू मेक, कि हम एक ऐसी मेडिसिन को कैसे डेवलप करें कि हम उसको ओरली भी ले पाएं। और इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम तो मैंने आपको बता दिया, अब सोल्यूशन आपको बताना है। अगर मैं क्या करूँ, जो प्रोटीन की मैं मेडिसिन बना रही हूँ उसके ऊपर कोई एक ऐसी लाइनिंग, एक ऐसी कवरिंग हम लगा दें जिसकी वजह से उसको प्रोटीन डाइजेस्ट ना कर पाए, तो हम प्रोटीन जो फार्मास्यूटिकल्स मेडिसिन होती हैं उनको भी ओरली ले सकते हैं। तो वही इन्होंने लिखा हुआ है, orally active protein pharmaceuticals can be made by lining it with a substance that will dissolve after it has passed through the stomach। स्टमक से जैसे ही पास, देखो स्टमक के बाद कहीं पे प्रोटीज नहीं होता, सिर्फ स्टमक के अंदर प्रोटीज होता है, तो अगर एक बार स्टमक को क्रॉस कर जाए तो फिर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, why is the gene encoding for cry protein inserted into a crop plant। क्रॉप प्लांट के अंदर हमने क्यों इंसर्ट किया था, अपनी प्लांट को पेस्ट रेजिस्टेंट बनाने के लिए। नेम द स्पेसिफिक टाइप ऑफ जीन जो कि हम कॉटन प्लांट के अंदर डालते हैं। अब मैंने आपको कॉटन बॉलवॉर्म के लिए लिखवाया था और कॉर्न बोरर के लिए लिखवाया था। कॉटन प्लांट के लिए क्या था हमारा, क्राइवन एसी और क्राई सेकेंड ए बी, ये दो टाइप के थे हमारे। और कॉर्न बोरर के लिए क्या था, क्राई फर्स्ट ए बी। स्टेट अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म, एक ऐसा सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म आपको बताना है जो सभी यूकैरियोट ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है। सिंपल है हमारा, आरएनए इंटरफेरेंस या जीन साइलेंसिंग, कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हम इसको बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रोसेस ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस। हमारी बॉडी के अंदर ये आरएनए इंटरफेरेंस जो टेक्निक है, एक सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म, ये करता क्या है, एक सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर कहीं भी डबल स्टैंडर्ड अगर डीएनए बन रहा होगा, सॉरी डबल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए तो होता ही है ना, आरएनए अगर कहीं पे भी डबल स्टैंडर्ड बन रहा होगा तो आरआईएससी फैक्टर आएगा, उसके सेंस स्ट्रैंड को किल कर देगा। सिंपल सा मैकेनिज्म है। अब देखो बच्चों, जितना सिंपल सा क्वेश्चन है उसको 2015 और 18 दो बार ही आया हुआ क्वेश्चन है, तो चांसेस है आपके एग्जाम में भी आ सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पीसीआर के लिए हमें बहुत हाई टेम्परेचर कंडीशंस चाहिए वेयर मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स गेट डीनेचर्ड। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया गया, पीसीआर में बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए, हमें वहां पे डीएनए का पॉलीमराइजेशन कराना है, तो उसके लिए हमें एक पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए, लेकिन पॉलीमरेज एंजाइम तो क्या होता है,
कोई भी एंजाइम ले लो, हाई टेम्परेचर दोगे तो डीनेचर हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को हमारा सॉल्व किया था किसने, हमारी बायोटेक्नोलॉजी से, जो हमें मिला था थॉमस एक्विटिकस बैक्टीरिया। उसके अंदर से हम लोगों ने टेक पॉलीमरेज को आइसोलेट किया था। टेक पॉलीमरेज हीट रेजिस्टेंट एंजाइम होता है, उसको कितना भी हाई टेम्परेचर दे देना वो एक्टिव ही रहेगा। ये क्वेश्चन भी आपका 2017 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम अ मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ पैथोजन इन इट्स अर्ली स्टेज ऑफ इन्फेक्शन। आप लोगों को क्या करना है, एक डायग्नोस्टिक टेक्निक बताना है, पैथोजन को आइडेंटिफाई मतलब एंटीजन को आइडेंटिफाई करना है। अब एंटीजन को आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए हम एंटीजन एंटीबॉडी बेस्ड टेक्निक लगाएंगे, एलाइसा, एंजाइम लिंक, इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। ये क्वेश्चन भी बच्चा आपका 2010 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेम एनी टू टेक्निक्स दैट सर्व द पर्पस ऑफ अर्ली डायग्नोसिस ऑफ सम बैक्टीरिया। एक टेक्निक तो एलाइसा है, दूसरी टेक्निक क्या लिख दोगे आप यहाँ पे, पीसीआर लिख दोगे। तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है आप लोगों के। नेक्स्ट, what was the speciality of the milk produced by the transgenic cow रोजी। अब ये जो रोजी काउ थी, इसके अंदर ऐसा क्या, इसके मिल्क में ऐसी क्या स्पेशलिटी थी, इसके मिल्क में ये स्पेशलिटी थी कि इसके मिल्क में मतलब 1 लीटर मिल्क में 2.4 ग्राम प्रोटीन प्रोड्यूस हो रहा था। वो कैसे बनाया गया था, बिकॉज रोजी एक ट्रांसजेनिक काउ है, ह्यूमन के अंदर से अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन जीन को निकाला गया, रोजी काउ के अंदर इंट्रोड्यूस कराया गया, ताकि जो मदर मिल्क होता है, मदर मिल्क जितना ज्यादा उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, सेम न्यूट्रिशन वैल्यू काउ के मिल्क को भी दे पाए, ताकि उनका जो मिल्क है वो ह्यूमन बेबीज के लिए ज्यादा बेटरली यूज हो पाए देन नेचुरल काउ। क्लियर ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टेट द कोज ऑफ एडिनोसिन डीएमाइनेज एंजाइम डेफिशिएंसी। अगर किसी की बॉडी के अंदर एडी एंजाइम की डेफिशिएंसी है तो उसको क्या होगा, एसटीआईडी होगा। अभी किसकी वजह से हुआ है, कोजेस बताने इसके। कोजेस है कि आपके बॉडी के अंदर से एडिनोसिन डीएमाइनेज जीन के अंदर कुछ ना कुछ डिलीट हुआ, डायरेक्टली आप लोगों के एनसीईआरटी में दिया हुआ है। नेक्स्ट, सजेस्ट एनी टू पॉसिबल ट्रीटमेंट्स दैट कैन बी गिवन टू अ पेशेंट एग्जिबिटिंग एडिनोसिन डीएमाइनेज। अगर किसी पेशेंट को एडीए डेफिशिएंसी है तो हम उसको कौन कौन सी टेक्निक्स दे सकते हैं बच्चों। सबसे पहला तो हमारा वही जीन थेरेपी आप लिखोगे, उसके बाद हम उसके एंजाइम को रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब जीन को रिप्लेस ना करके एंजाइम रिप्लेस कर दिया, या फिर हम उसके अंदर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। तो डायरेक्टली आप 3 मेथड्स लिखेंगे, जीन थेरेपी, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन एंड एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। क्लियर है यहाँ तक सारे क्वेश्चंस। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉय हैज बीन डायग्नोज्ड विद एडीए डेफिशिएंसी। एक बॉय को एडीए डेफिशिएंसी से डायग्नोज किया गया, एक पॉसिबल ट्रीटमेंट बताया, सिंपल सा ट्रीटमेंट है, जीन थेरेपी लिख देना, ठीक है। व्हाई डू चिल्ड्रंस क्योर्ड बाय एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी फॉर एडिनोसिन डीएमाइनेज नीड पीरियोडिक ट्रीटमेंट। अब ये भी आपको पता है, बिकॉज जो सेल्स होती हैं वो मॉर्टल होती है, एक टाइम पीरियड के बाद सेल्स की डेथ हो जाएगी, तो इसके लिए क्या होता है कि आपको पीरियोडिक ट्रीटमेंट जरूरी होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल्स का। What are transgenic animals? ये भी सिंपली आप लोगों को पता है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर दोज एनिमल्स जिनके डीएनए में आप लोगों ने जेनेटिक मटेरियल में कुछ ना कुछ आपने ट्रांसफ्यूजन किया है या फिर मैनिपुलेशन किया है। ट्रांसजेनिक एनिमल का अगर आप लोगों से एग्जांपल पूछेंगे तो वो हो गया आपकी रोसिका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोपायरेसी, और ये क्वेश्चन कितने ईयर्स में है, 2015, 16 और 17 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब बायोपायरेसी, बायो का मतलब होता है नेचुरल रिसोर्सेज या फिर बायो रिसोर्सेज का पायरेसी, पायरेसी मतलब चोरी करना, कि आपका क्या हुआ बायोपायरेसी, कोई भी आपके बायो रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, कोई मल्टीनेशनल कंपनी या कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रही है बिना आपकी परमिशन के, विदाउट प्रॉपर ऑथोराइजेशन या फिर कंपनसेटरी पेमेंट टू द कंसर्न कंट्री, मतलब जिसका वो बायो रिसोर्सेज है उससे बिना परमिशन लिए अगर आपकी कोई बायो रिसोर्सेज को यूज कर रहा है उसको हम बोलेंगे बायो पायरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द पर्पस फॉर विच द इंडियन गवर्नमेंट हैज सेट अप एंड जीईएसी। जीईएसी को क्यों सेटअप किया गया था, जीईएसी को इसलिए सेटअप किया गया था ताकि जो जेनेटिकली बायोटेक्नोलॉजी में या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग जो की जाए उसकी रिसर्च में एक वैलिडिफिकेशंस किया जाए, उसके अंदर जितने भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बने उनकी सेफ्टी के बारे में पूरी आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए कि वो इंडिविजुअल पब्लिक सर्विसेज के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए सेफ है या नहीं है, जो रिसर्च आप कंडक्ट कर रहे हैं।
इसके लिए एक गवर्नमेंट ने आपका जीएसी कमिटी बना दिया था जो हर चीज को चेक करेगा कि कोई भी जेनेटिकल इंजीनियरिंग में रिसर्च चल रही है तो क्या वो रिसर्च कंटिन्यू होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, a multinational company outside India tried to sell new varieties of turmeric without proper right, बिना proper right के उन्होंने टर्मरिक की न्यू वेराइटीज डेवलप की और उसको बेचना स्टार्ट कर दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बायोपायरेसी बोलेंगे, सिंपल। नेक्स्ट, फॉर विच वैरायटी ऑफ इंडियन राइस पेटेंट वॉज फिल्ड बाय यूएसए कंपनी ने इंडिया के कौन से राइस की वैरायटी को पेटेंट करा लिया था अपने नाम से, कौन सा था, इंडियन बासमती। कैसे कराया था, उन्होंने इंडिया से बासमती राइस लिया, इंडिया के पास तब तक उसका पेटेंट नहीं था, उसको किसी एक न्यू वैरायटी लिया, सेमी ड्वार्फ वैरायटी, उसके साथ क्रॉस कराया और क्रॉस करा के उसको अपने नाम उन्होंने पेटेंट करा लिया था। ये था हमारा बायोपायरेसी जो कि यूज किया गया था यूएसए के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, Cry1AB is introduced in a plant to control infestation by corn borer। Cry1AB को हम यूज करते हैं कॉर्न बोरर को रोकने के लिए ताकि वो आपकी कॉर्न प्लांट को अफेक्ट ना करे। नेम द रिजल्टेंट प्लांट, उस प्लांट का नाम बताओ जो बनेगा हमारा जब हम जीन को इंट्रोड्यूस करा देंगे उसके बाद बनने वाले प्लांट को बीटी कॉर्न बोलेंगे, जैसे बीटी कॉटन बोलते थे। समराइज द एक्शन ऑफ, कैसे जीन को इंट्रोड्यूस कराएंगे अब आप लोगों को पता है, टाइप्लाज्मिड यूज करेंगे, जीन को लेंगे टाइप्लाज्मिड से इंटीग्रेट कराएंगे और कॉर्न बोरर कॉर्न प्लांट जो है उसके अंदर इंटीग्रेट करा देंगे हम किसको, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, जिसके अंदर हमने Cry1AB जीन को इंट्रोड्यूस कराया। फिर उसकी बॉडी के अंदर फिर कोई भी कॉर्न बोरर उसको आके कॉर्न प्लांट को खाने की कोशिश करेगा तो एक Cry1AB जीन उसकी बॉडी में, अब प्रोटीन डायरेक्टली उसकी बॉडी के अंदर जाएगा, उसको मिलेगा एल्कलाइन मीडियम, वहां पे जाके वो एक्टिवेट हो जाएगा और उसकी जो गट है मिड गट उसकी एपिथेलियल सेल्स की अंदर पोर्स क्रिएट करेगा, सेल में स्वेलिंग हो जाएगी, लाइसिस हो जाएगी एंड फाइनली इंसेक्ट्स की हो जाएगी डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, Name a genus of baculovirus. Why are they considered good biocontrol agent? अब ये बैक्यूलोवायरस का एक जीनस बताना है, तो बैक्यूलोवायरस का एक जीनस है आपका न्यूक्लियोपोलीहेड्रोवायरस। अब न्यूक्लियोपोलीहेड्रोवायरस क्या है बच्चों, एक नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल है। नैरो स्पेक्ट्रम, नैरो का मतलब आप लोगों को पता है, आप माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में पढ़े हैं कि नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। अब यहाँ पे नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल, इसका मतलब ये जो इंसेक्टिसाइड है सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप के इंसेक्ट्स को ही किल करेगा, स्पीसीज स्पेसिफिक होगा, किसी दूसरे इंसेक्ट के ऊपर इसका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होगा, इसीलिए इसको एक गुड बायो कंट्रोल एजेंट बोला जाता है बिकॉज ये नैरो स्पेक्ट्रम है, जिस पर्टिकुलर इंसेक्ट को हम किल करने के लिए यूज कर रहे हैं उसी को किल करेगा, बाकी किसी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। क्लियर। नेक्स्ट, why do the toxic insecticidal proteins secreted by Bacillus thuringiensis kill the insects, not the bacteria itself? मतलब इंसेक्ट्स को किल करता है, बैक्टीरिया को किल नहीं करता है, वो तो हम पहले पढ़ चुके हैं बिकॉज बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में होता है और एक्टिवेट सिर्फ और सिर्फ एल्कलाइन मीडियम में होता है और बैक्टीरिया की बॉडी में कहीं भी एल्कलाइन मीडियम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द रोल ऑफ डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज क्या होता है, डीएनए के दो फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन कराने में हेल्प करता है। व्हाट हैपन व्हेन मेलेडोगाइन इनकॉग्निशिया कंज्यूम सेल विद आरएनए इंटरफेरेंस। जब मेलेडोगाइन इनकॉग्निशिया मतलब एक निमेटोड की बॉडी के अंदर आरएनए इंटरफेरेंस जीन जाता है तो हमारे पैरासाइट की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन ही नहीं बन पाएगा। Why does the BT cotton not kill the, देखो अगेन सेम क्वेश्चन आया हुआ है आप लोगों का यहाँ पे, तो सेम ही आप लोगों को आंसर लिखना है। अब आता है लास्ट क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। एक कॉर्न फार्मर है, हैज पेरिनियल प्रॉब्लम ऑफ कॉर्न बोरर इन्फेस्टेशन इन हिज क्रॉप, मतलब उसकी क्रॉप में सबसे ज्यादा कॉर्न बोरर्स लग रहे हैं। बीइंग इन्वायरमेंटली कॉन्शियस है, वो कोई भी इंसेक्टिसाइड्स वहां पे यूज नहीं करना चाहता है, तो आप अपनी नॉलेज के बेस पे उसको सजेशन दे, तो आप क्या सजेशन देंगे कि अपने प्लांट को, अपने कॉर्न प्लांट को बीटी कॉर्न बना ले। सिंपल है, जीन कौन सा डालेंगे, Cry1AB जीन डाल देंगे, हो गया हमारा सोल्यूशन। एंड ये क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में बच्चों। तो यहाँ पे हमारे फिनिश होते हैं आज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन के क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। एक एक क्वेश्चन को बच्चों अच्छे से प्रैक्टिस करना है, जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया उसका स्क्रीनशॉट लेना और ग्रुप में आप शेयर कर सकते हो। मैं आप लोगों को जब आप क्लास में आएंगे तो फिर से समझा दूंगी। ये बट जरूरी है कि क्वेश्चन आप लोगों को लिखना अच्छे से आना चाहिए, एक्सप्लेनेशन आप लोगों को कैसे देना वो क्लियर आपको पता होना चाहिए। सो सी इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अपना, हमारे 2 चैप्टर्स रहते हैं, आई गेस 3 चैप्टर्स रहते हैं ना आपका, एक तो इवोल्यूशन चैप्टर रहता है और एक माइक्रोब्स इन ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज हम कर चाहिए।
दो चैप्टर्स हम लोगों के रहते हैं। आप लोगों का जैसे ही क्लासेस में इवोल्यूशन फिनिश हो जाएगा उसके बाद हम इवोल्यूशन का करेंगे, फिर जैसे ही माइक्रोब्स फिनिश हो जाएगा उसके बाद उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तब तक आप इन्हीं सारी वीडियोस से अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहें। ओके, बाय एवरीवन।